कल तुम लोग को बता रहा था मैं ऑपरेटर। ऑपरेटर समझो कि एक सिंबल है जिससे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जावा में। और मेरे टाइप ऑफ ऑपरेटर बताया था मैं, फर्स्ट जो मैं बताया था यूनरी ऑपरेटर। यूनरी नाम से बताया था कि ये सिंगल, इसका मतलब कि इसमें एक ऑपरेंड रहता है, एक ऑपरेंड रहता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहता है। और उसके बाद बताया था अरिथमेटिक। फिर उसके बाद आता है तुम लोगों का रिलेशनल। फिर उसके बाद लॉजिकल बताना है। फिर उसके बाद टर्नरी बताना है। फिर लास्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर समझो कि एक जावा में जैसे कीवर्ड होता है ना, उसी तरह ऑपरेटर एक सिंबल समझो कि ये सिंबल है, एक प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मॉडुलस है, और ये निगेशन है। ये यही सब सिंबल को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। तो जावा में ये सब ऑपरेटर सपोर्ट करता है। अब इसी ऑपरेटर की मदद से हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे थे कौन सा? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी में बताया था एक ऑपरेंड रहेगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर रह सकता है, या तो सिंगल निगेशन भी हो सकता है। इसके इस ये कब यूज करेंगे? जब इन्वर्टिंग करना होगा हमको, किसी भी स्टेटमेंट को इन्वर्ट करना रहेगा, यानी उल्टा करना रहेगा, तब इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ बुलियन। मीन्स अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको असल पढ़ना है तुम लोगों को। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट कब करेंगे? जब वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। डिक्रीमेंट कब बोलेंगे? जब वैल्यू x से डिक्रीमेंट होगी। इसको प्लस प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको माइनस माइनस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब यूनरी ऑपरेटर में बताया कि सिंगल ऑपरेंड रहता है, यानी कि अगर कोई वेरिएबल है तो सिंगल यहाँ पे ऑपरेंड लिखेंगे, और यहाँ पे कोई वेरिएबल है तो सिंगल ऑपरेंड लिखेंगे। तो ए प्लस प्लस मीन्स बोले तो ये वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी। ए माइनस माइनस वैल्यू, कोई ए में जितनी भी वैल्यू रहेगी ये एक से डिक्रीमेंट हो जाएगी। अब इसमें आता है प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। जब ये वैल्यू जब पीछे लगी होगी तो इसको बोलेंगे प्रीफिक्स, और ये वैल्यू अगर आगे लगी होगी तो इसको बोलेंगे पोस्ट फिक्स। और जब पीछे लगी रहेगी वैल्यू, इसका मतलब कि वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, होके इसमें कॉपी हो जाएगी वेरिएबल में। जब बाद में वैल्यू होगी तो देखो कॉपी, ये वेरिएबल तो पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब जब भी ये इंक्रीमेंट होगी तो वहीं पे तुरंत इसमें कॉपी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम बाद में इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आगे लिखे हैं ना प्लस प्लस, तो इसको हम लोग बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यानी इस टाइम पे जब ये इंक्रीमेंट हो रही होगी वैल्यू, तो अभी इसमें कॉपी नहीं हुई होगी। लेकिन नेक्स्ट लाइन में जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हमको मिलेगी। उसी तरह ए माइनस माइनस है, अगर पोस्ट फिक्स में लिखा है, इसका मतलब कि ये वैल्यू तो क्या होगी? डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अभी इसमें कॉपी नहीं हुई होगी, इसमें कॉपी होकर नहीं आएगी, क्योंकि ये अभी ऑपरेंड जो पहले लिखा हुआ है और ऑपरेटर बाद में लिखा हुआ है। तो ऑपरेंड के बाद जब कर्सर हमारा आगे बढ़ेगा तो वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, लेकिन अभी इसमें कॉपी नहीं करेगा वैल्यू को। और जब नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो वो कॉपीड वैल्यू हमको मिल जाएगी। उसी तरह जब मैं माइनस माइनस ए अगर लिख दें, तो पहले ही हम देखो वैल्यू को क्या कर दे रहे हैं? माइनस माइनस कर दे रहे हैं, यानी कि हम डिक्रीज कर दे रहे हैं। अब डिक्रीज करके इसकी वैल्यू को उसी टाइम कॉपी कर देगा इस वेरिएबल। अगर उसी लाइन में अगर हम लोग एक एक्सेस करेंगे तो एक वैल्यू हमको माइनस होके मिल जाएगी। अब बताओ तुम लोग, ए इक्वल टू 100 लिखे हैं, अब यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं ए प्लस प्लस, क्या प्रिंट होगा बताओ? सर 100 ही होगा 100 ही, सर। 100 होगा सर। 100 होगा, क्योंकि अभी ये ऑपरेंड पहले प्रिंट हो जाएगा। ये क्या होगा? ए की वैल्यू पहले ही प्रिंट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में ये इंक्रीमेंट होगी, तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू हमको नहीं प्रिंट होगी, हमको पहले वेरिएबल मिल जा रहा है तो यही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट होगी उसके बाद कॉपी हो जाएगी।
अब एक और लाइन अगर हम प्रिंट लिख दें, इस वाले लाइन में क्या आएगा बताओ। अब यहाँ पे अगर ए प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, 101। हाँ 101, क्योंकि अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, ए की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होकर ऑलरेडी इसमें कॉपी हो चुकी है, यानी इस लाइन में फर्ज कर लो ये लाइन है, इस लाइन में हमको ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होके उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। उसी तरह कॉपी करने में भी, फॉर एग्जांपल अब ये वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में कॉपी करोगे तभी भी वही सीन है। अभी देखो बी की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी सर। बताओ 100 होगी सर। और उसी तरीके से अगर अगर यहाँ पे इसको ना लिख के प्लस प्लस लिखते तो इस लाइन में बी की वैल्यू कितनी आती, पहले प्लस प्लस लिखते तो सर 101 आती सर। हाँ यहाँ पे प्लस प्लस लिखते तो पहले ये इंक्रीमेंट होकर वैल्यू इसमें कॉपी हो जाती है, पहले ही कॉपी हो जाती है इंक्रीमेंट। तो ये समझ में आ गया, किसको नहीं समझ में आया बताओ सर बताओ, तो क्विज दें। तो ये बोलो। जो पहला वाला आपने स्टेटमेंट लिखा था जिसमें आपने प्रिंट कराया था ए प्लस प्लस को, तो वहाँ पे तो एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो इंक्रीमेंट होकर ही तो प्रिंट होगी वैल्यू। कहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है, जो पहला हम प्रिंट कराया था यहाँ पे, ये कौन सा जी कलर जी जी। चूज हो गया? हाँ प्रिंट होके वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वही अभी क्विज दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे तुम लोग को समझ में आएगी, रुको। ए की वैल्यू है कितना लिया था, फॉर एग्जांपल 10, ए की वैल्यू 10 ले लो। अब प्रिंट हमको कराना है ए प्लस प्लस, अब इसको प्लस करना है, फिर प्लस प्लस ए, बताओ कितना प्रिंट होगा, बताओ। सर 21। और कोई बताओ कितना होगा, सर 21। और कोई, देखो जब कर्सर आगे बढ़ जाएगा इससे तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। जब बताया हूं कि अब भी जब यहाँ पे ए की वैल्यू है हमारी जितनी 10, लेकिन जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगी और इंक्रीमेंट होकर कर्सर आगे बढ़ेगा तो वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये 10 है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू 11 है। अब जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी वैल्यू तो ये 11 को इंक्रीमेंट करेगा, ना कि 10 को इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो है 12 हो जाएगी, और ये पहले हमारी 10 है, तो 10 प्लस 12 कितना आएगा। जब भी कर्सर आगे बढ़ा इंक्रीमेंट के बाद तब हमको वैल्यू अपडेटेड मिलेगी। अगर कर्सर आगे नहीं बढ़ा वहीं पे तो हम लोग को वैल्यू चाहिए, तब वहां पे वैल्यू 10 रहेगी। यहाँ पे भी कर्सर हमारा आगे नहीं बढ़ा तो यहाँ पे वैल्यू हमारा हमको 10 ही मिलेगी। लेकिन जब हमारा कर्सर आगे बढ़ गया तो इसका मतलब हमको यहाँ पे वैल्यू अपडेटेड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस यूज हो चुका है हमारा, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या होगी हमारी, अपडेटेड मिलेगी। उसी तरह चलो बताओ, दोनों अब दोनों तरफ लिखते हैं सेम चीज, इसको हमें प्रिंट कराना है, बताओ कितना आएगा, अब बताओ। 21 रहेगा सर। सर 21 ही होगी सर। 21 सर। और कोई, हाँ क्योंकि देखो एक बार जैसे हम लोग कर्सर यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो 10 आएगा, इसका तो 10 आएगा, लेकिन जब कर्सर यहाँ पे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे वैल्यू 11 रहेगी। अब ये 11 फिर यहाँ पे ए पे आएगा तो यहाँ पे 11 रहेगा। अगर इसके बाद अगर कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 12 मिलता इंक्रीमेंट, लेकिन हम इसके बाद नहीं कर रहे हैं, हम इसी ए को जोड़ रहे हैं। तो ये 10 हो गया, ये ए 11 हो गया, तो हमारा वैल्यू क्या मिल जाएगी, 21 मिल जाएगी। अभी भी किसी को डाउट है, देखो जब कर्सर आगे बढ़ जाएगा वहां से, जब कर्सर आगे बढ़ेगा तभी हमको वैल्यू अपडेटेड मिलेगी। अगर हम उसको पहले एक्सेस करना है यहाँ पे तो वैल्यू वही वाली रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी ये ए की वैल्यू ही हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वेरिएबल की, तो यहाँ पे वैल्यू 10 ही है। लेकिन अगर कर्सर यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब ये 2 प्लस प्लस हम यूज कर चुके हैं,
तो यहाँ पे हमको वैल्यू अपडेटेड मिल जाएगी। जब तक ये प्लस प्लस पे हम लोग नहीं आएंगे तो वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होगी बताओ तुम लोग। अगर ये प्री फिक्स रहता तो प्लस प्लस में हम लोग पहले रहते तो पहले ही अपडेटेड हो जाती वैल्यू, उसके बाद हम लोग वेरिएबल एक्सेस करते, तो यही वाली वैल्यू इस वाले वेरिएबल में रहती है। बोलो। उसी तरह बताओ, पहले ही अब दोनों में लिख रहा हूं, प्लस प्लस ए फिर प्लस प्लस फिर प्लस प्लस ए। अब बताओ ए इक्वल टू 10 है 22 अभी भी। 23। इसमें बताओ पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू पहले ही इंक्रीमेंट होगी, क्या होगी, ये 11 हो जाएगी। 10 था ना, पहले 11 हो जाएगी, फिर 11 एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 23 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अभी भी बताओ किसी को अभी भी कुछ डाउट रह गया तो। अब उसी तरह अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए ए इक्वल टू बुलियन, बुलियन ए इक्वल टू ट्रू, तो अब अगर ऐसे प्रिंट करोगे ये निगेशन लगा के तो ये फॉल्स प्रिंट होगा, यानी उसको रिवर्ट कर देगा, फॉल्स प्रिंट होगा। उसी तरह अगर फॉल्स रहता तो क्या प्रिंट होता, ट्रू। ट्रू। यानी बुलियन स्टेटमेंट को रिवर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, निगेशन। इसका यूज होगा ना, ये काफी जगह इसका यूज होता है चेक करने के लिए कंडीशन। तो इसको तुम लोग नहीं समझ में आया पूछो कि ये बुलियन वैल्यू रिवर्ट हो जाएगी, सिंपली ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू। ठीक। अब इसके बाद सेकंड यूनरी ऑपरेटर समझ में आ गया ना, यूनरी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बाकी जैसे मैथमेटिक्स वाला रहता है अरिथमेटिक ऑपरेशन तो समझो कि तुम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ना है, और इसके बाद आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में नाम से पता चल रहा होगा कि मैथमेटिक्स का सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, और एक और इससे फाइंड करते हैं रिमाइंडर। इतना ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब एडिशन जो है प्लस सिंबल से, सब्सट्रैक्शन इससे, मल्टीप्लिकेशन स्टार से, डिवीजन इससे, और रिमाइंडर इस वाले सिंबल से मॉडुलस। परफॉर्म करते हैं। अब बताओ एक चीज पूछ रहा हूँ कि जैसे लिखा है 2 + 3 × 5 प्लस सॉरी क्या सर फिर से क्वेश्चन बोलिए। 5 - 1, बताओ कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते थे मल्टीप्लाई सर। उसी तरह जैसे मैथ में पढ़ते थे सेम जावा में भी है, सबसे पहले ब्रैकेट परफॉर्म होता है। मतलब बोर्ड मास सर। मेरी आवाज इको कर रही है क्या, वापस मुझे ही सुनाई दे रही है। जी सर। ऐसा क्यों इको कर रही है सर। मतलब सर जावा में बोर्ड मास फॉलो होगा है। उसी तरह फिर सेकंड पे स्टार और डिवीजन, फिर थर्ड पे प्लस और माइनस, सेम यही चीज फॉलो होगी। जब किसी जब किसी को हमको पहले परफॉर्म करना रहेगा तो उसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे। ये अक्सर वहां पे यूज होता है, तुम लोग को आगे बताऊंगा। ये फंक्शन कॉल करने के टाइम ये ब्रैकेट का बहुत इस्तेमाल आता है। कब किसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, डबल ट्रिपल जब ब्रैकेट रहता है तो वहां पे इसका बहुत यूज होता है। तो जिसको हमें पहले कॉल करना रहेगा उसको हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, वहां पे इसका यूज होता है। ठीक, ये समझ में आ गया ना, पहले क्या परफॉर्म होगा, ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। बॉडमास का रूल फॉलो करें क्या सर। बॉडमास शायद मैथमेटिक्स और भी उसमें कुछ रहता होगा, लेकिन इसमें ये इसी तरह होता है, पहले ब्रैकेट होता है, और वैसे वो रूल भी तो यही कहता है
कि पहले ब्रैकेट फिर ये यही रूल फिर उसमें ये, भी होता है सर, वो बोर्ड भी तो मास्क। रूल वो भी है। आप सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक रो में लिखे हैं, मतलब सर वो सेम प्रायोरिटी है क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का यहाँ पे? हाँ भाई, उसका सेम प्रायोरिटी हाँ है। हाँ सेम प्रियोरिटी, तो वही आएगा चाहे। बट सर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन तुम और लोग को डिवीजन में लॉजिकल भी ऑपरेटर पढ़ना डिवीजन है। तो ज़्यादा रहता है। क्या चीज? सर मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी तो डिवाइड का ज़्यादा वो रहता है ना, उसकी जो प्रीसिडेंस है, प्रीसिडेंस में डिवाइड पहले आएगा हाँ 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 मल्टीप्लाई से भी। हम्म, हाँ वही सेम मैथमेटिक्स वाला ही रूल है। इसमें प्रायोरिटी सेम हम्म। होती है दोनों की। हाँ, इसमें अगर प्रायोरिटी दोनों आ से जाए तो, बोर्ड मास का रूल अगर थोड़ा सा एक अगर एक ही इक्वेशन में दोनों आ जाए तो ये मतलब चॉइस के ऊपर है कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है। हाँ, ये दोनों में से कंपाइलर मतलब कोई एक्स इंटू इसका वाई क्वेश्चन अपॉन जेड करके अगर दिखा दूं क्या? हाँ सर, करके इसको बताओ, नहीं सर, चलो तब ऐसे ही छोड़ो। ओरली बता दीजिए। यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन हो रही है ना, इन दोनों में क्या लिया जाए, यही ना कि इसको पहले मल्टीप्लाई करें कि क्या करें, डिवाइड करें। और यहाँ पे दोनों एक जी साथ जी। आ गया है, सर पहले यहाँ पे डिवाइड भी करते लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या, उसके हिसाब से प्रेसिडेंसी देखेंगे क्या सर इसमें? सी में तो ऐसा ही होता है। आवाज तुम लोग पहले की बहुत स्लो आ रही है। पहले मल्टीप्लाई होगी फिर डिवाइड होगी, देन ऐड या सब्सक्राइब। हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं इसमें। हेलो सर, क्या सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ सुन पा रहा हूँ, अब बोलो, कोई एक बोलेगा तब तो एकदम तुम लोग की आवाज वो इको करने लग रही है, अच्छा अच्छा। एक ही साथ सब बोल रहे हो तो। तो बोल रहे थे सर, जो आप ये क्वेश्चन लिखे हैं तो इसमें मतलब लेफ्ट टू राइट जाके प्रेसिडेंसी ये होगा कि जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम बताएं कि सेम प्रायोरिटी है, तो लेफ्ट टू राइट जाके मतलब प्रायोरिटी देखेंगे इसमें कि डिवीजन का जहां भी हो डिवीजन ज्यादा ही होगा मल्टीप्लिकेशन से जावा में? लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अच्छा, सी में भी तो सर लेफ्ट टू राइट ही प्रेसिडेंसी दोनों देगा। में आंसर सेम ही आएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा, चाहे तुम ये करो, क्योंकि दोनों में सेम प्रियोरिटी है। चाहे किसी चीज को पहले डिवाइड करके बाद में मल्टीप्लाई करो, चाहे पहले मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड करो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है तुम लोगों का लॉजिकल एंड और आर ऑपरेटर। लॉजिकल एंड एंड आर ऑपरेटर। लॉजिकल एंड जो है जावा में इससे, और आर इससे वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे तुम लोग उसमें पढ़े होगे ना कि ये दो सर एंड, स्टेटमेंट है, सर ये एंड उल्टा ट्रू नहीं इसमें। फॉल्स। क्या चीज? उल्टा एंड है, उल्टा। ऐसे कह रहे हो क्या? हाँ हाँ। जी हाँ जी। वो उल्टा लिख दूं मैं, ऐसे रहता है कंप्यूटर में, 4 स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। फॉल्स हो गया ना ये दोनों, चलो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि लॉगिंग सिस्टम में यही वाला यूज करेंगे। जैसे यूजर नेम होता है ना, यूजर नेम और पासवर्ड को जो वेरीफाई करेंगे, तो ये दोनों को वेरीफाई करना पड़ता है ना, यूजर नेम भी सही होना चाहिए, पासवर्ड भी सही होना चाहिए। या इसको वहां भी यूज करते हैं, चलो अभी बता रहा हूँ। ट्रू फॉल्स जब ये दोनों मेरे, ये आर में जो है सिर्फ एक सिचुएशन में ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू रहेगा, बाकी में सब फॉल्स रहेगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और एंड में अगर एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू रहेगा, बस इसमें फॉल्स रहेगा, इसमें भी ट्रू रहेगा। तो बताओ लॉगिंग सिस्टम के लिए हमको क्या चाहिए? यूजर नेम भी ट्रू चाहिए, पासवर्ड भी ट्रू चाहिए। तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे, एंड वाला या आर वाला? एंड वाला ऑप्शन। एंड एंड। वाला करेंगे। एंड वाला करें। तो अगर दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे एंड वाला लगाएंगे। जब भी दो कंडीशन को एक बार सेटिस्फाई कराना रहेगा तो वहां पे एंड लगाएंगे। ठीक।
और जब उसको निगेट निगेट करना रहेगा तो वहीं वहीं पे आर लगा देंगे। तो यहाँ पे यूज करते हैं, यूज लॉगिन सिस्टम में यूज करते हैं। और जो चलो वो वाला ऑपरेटर शायद आगे आएगा, लॉजिकल एंड आर हो गया। उसके बाद जावा में टर्नरी ऑपरेटर भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी नाम से लग रहा है तीन ऑपरेटर, तीन चीज मिला है, ठीक है। इसको इफ एल्स कंडीशन अभी तुम लोग को नहीं बताया हूँ जावा में। इफ एल्स, नहीं सर अभी नहीं बताया। इफ कंडीशन बोले तो कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेगा, चलो तब इसको फिर छोड़ देता हूँ, जब इफ एल्स बताऊंगा तो इसको बताऊंगा। टर्नरी ऑपरेटर फिलहाल तक छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद चलो असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट नाम से लग रहा है कोई चीज असाइन करना है किसी चीज में, है ना। जी सर, डबल इक्वल टू जो होता है, इक्वल टू। तो फॉर एग्जांपल असाइन करना है तुम लोगों को ए में फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू। अब इसको तुम लोगों को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो 2 से इसकी वैल्यू की इंक्रीमेंट करना है। तो एक तो नॉर्मल तरीका ये होगा कि तुम लोग इसको a+2 लिख दो, है ना। मैं बोला कि इस ए को 2 से इंक्रीमेंट कर दो। तो जब ये कर्सर यहाँ पे आएगा तो a+2 इसको लिख सकते हो, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये सही है यूज करना इसको, क्योंकि देखो स्टेटमेंट कितना छोटा हो गया, a+=2। उसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं बोला कि 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, 1 से डिक्रीमेंट कर दो, a-=1। यहाँ पे वैल्यू रहेगी कितने से इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे ऑपरेटर रहेगा। और ये क्या है, ये वैल्यू, ये असाइनमेंट है, यही वैल्यू असाइन करता है। इक्वल टू का सिंबल है, देखो एक जब इक्वल टू का सिंबल रहता है तो क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, असाइन होती है, कॉपी होती है। सिंगल इक्वल टू का सिंबल रहता है। इसमें तुमको मिल जाएंगे, जैसे ये वाला हो गया, ये भी हो गया, आप प्लस माइनस वाला तो देख ही लिए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लोगे ना, जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, काउंट की वैल्यू अक्सर देखते हो कि तुम लोग इंक्रीमेंट करना पड़ता है जब काउंट हो, तो ऐसे लिख सकते हो काउंट +=1। ये एक इंक्रीमेंट, जब भी कर्सर यहाँ पे आएगा ये वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। हाँ सर कर लेंगे सर, इसका यूज तो बहुत है सर। काउंट में हो गया, कोई सम निकालना है, जैसे हाँ हाँ हाँ। एरे में अगर हम लोग सम निकालते हैं, अगर 10 नंबर्स का ले लें या फिर कुछ, तो उसमें आ जाता है s=s+ समथिंग जो है। गजब भाई। अच्छा लॉकडाउन में पढ़े हैं बाबू। चलो, अब इसके इतना ही ऑपरेटर पढ़ना था। टर्नरी तब बताऊंगा जब इफ एल्स से बता दूंगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट, देखो नाम से क्या लग रहा है, कमांड लाइन। कमांड लाइन बोले तो कोई कमांड पास करना है, किसमें, अपने प्रोग्राम में। और कमांड लाइन मतलब बोले तो CLI होता है ना, जैसे कमांड लाइन इसको बोलते हैं। जैसे विंडोज में आ गया CMD, और लाइनक्स में क्या होता है, जैसे ये मेरा लाइनक्स, ये लाइनक्स का तो पूरा वही ये CLI बेस्ड होता है। लेकिन विंडोज में एक इन्होंने अपना अपर दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं CMD। इसका नाम ही है कमांड लाइन। तो इससे आर्गुमेंट पास करना है हमको, किसमें, अपने प्रोग्राम में। इसको क्या बोलेंगे, कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, या तो तुम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को किसके बेस्ड बनाते हो, OS के। तो जब OS के बेस्ड बनाओगे तो इनपुट कहाँ से लोगे, इनपुट उसके कमांड से लोग, कमांड लाइन से लोगे। जैसे विंडोज के इसमें कमांड लाइन क्या है तुम्हारा, ये CMD है, ये देखो इसमें लिखा होगा कमांड प्रॉम्प्ट, है ना। जी तो सर। विंडोज जब रहेगा तो कहाँ से लोगे इसको, CMD से लोगे। और इसके पहले जब मैं मेन एप्लीकेशन बताया था, मेन मेथड, तो तुम लोग को बताया था कि स्ट्रिंग और आर्ग्स, देखो यही आर्ग्स, यही आर्गुमेंट हमें लेना है कहाँ से, CMD से। यही CMD से जो आर्गुमेंट लेना है यहीं पे पास करना है। अब मैं बताया था यहाँ पे स्ट्रिंग ही क्यों लेना है, क्योंकि स्ट्रिंग में कोई भी कमांड हम पास करेंगे, इंट हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, या स्ट्रिंग ही हो,
तो जिस जैसी जरूरत रहेगी उसके हिसाब से हम लोग उसको पार्सिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो पार्स भी कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर कमांड में हम लोग पास कर रहे हैं वैल्यू 10, तो ये क्या करेगा, इंटरनली उसको पास करके वो पार्स करके उसको इंट में कन्वर्ट कर लेगा। और ये आर्गुमेंट में देखो यहाँ पे एरे एरे है, इसका मतलब कि मल्टीपल कमांड पास कर सकते हैं, क्योंकि ये एरे है तो इसके अंदर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो मल्टीपल कमांड। अब फॉर एग्जांपल अब ये कैसे समझेगा कि एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिख दो, फिर एक बार 1 पास कर दो, फिर अगेन स्ट्रिंग पास कर दो, फिर अगेन किसी नंबर की जरूरत पड़ी है 20 पास कर दो, ये कमांड में पास करोगे। लेकिन फिर भी ये समझ जाएगा, जब भी ये स्ट्रिंग पाएगा तो स्ट्रिंग में कर स्ट्रिंग ही छोड़ देगा, जब भी नंबर पाएगा तो उसको पार्सिंग कर देगा, फिर स्ट्रिंग पाएगा छोड़ देगा, फिर नंबर पाएगा उसको पार्स कर देगा, और ये इतनी सारी वैल्यू को इसमें स्टोर करा देगा आर्ग्स। इसमें स्टोर करा देगा इस आर्ग्स में। अब इसकी फॉर एग्जांपल लेंथ निकालनी है, जैसे जब तुम लोग एरे पढ़ोगे तो देखोगे एक आता है लेंथ नाम का मेथड, इससे हम लोग लेंथ निकालते हैं, यानी एरे में कितनी वैल्यू स्टोर है उसकी लेंथ। तो यहाँ भी देखो एरे में बोला कि एज एरे सारी वैल्यू को स्टोर कर लेता है, तो इसका भी लेंथ निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे, और ये आर्क्स से लिखेंगे। जब आर्क्स डॉट लेंथ लिखेंगे तो इसकी लेंथ हमको मिल जाएगी, यानी कि हमने कितना आर्गुमेंट पास किया है। अब फॉर एग्जांपल अब बताओ कि अगर सिर्फ जावा वालों ने हमें आर्गुमेंट का तो एक ऑप्शन दिया है कि जब भी हमको प्रोग्राम में हमको किसी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम एज आर्गुमेंट पास कर लेंगे, है कि नहीं। जब भी हमको फॉर एग्जांपल यूजर से कोई इनपुट की जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम को हमको लॉगिन करना है, हमने यूजर से मांगा उसका यूजर नेम, आर्गुमेंट में वो पास कर लिया, फिर यूजर से मांगा, या एटीएम का सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, ठीक, एटीएम बना रहे हैं हम लोग। एटीएम में सबसे पहले हम लोग क्या मांगते हैं, एटीएम की पिन मांगते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर ने अपना एटीएम पिन मांगा, यूजर ने अपना एटीएम पिन डाला, यहाँ पे हमको एटीएम पिन मिल गई। उसके बाद यूजर से हमने बोला कि तुमको कितना पैसा निकालना है, उसको मान लो मनी उसने पुट कर दी 2000। फिर यूजर को हमको क्या कराना है, इसको कैलकुलेट करके यूजर को हमें शो कराना कि हाँ तुम्हारा पैसा निकल गया है, रिमेनिंग बैलेंस यूजर को हमें शो कराना। और यहाँ पे यूजर से हम पूछते हैं कि तुम्हारा अकाउंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल 1 के लिए अगर 1 यूजर प्रेस किया है तो यहाँ पे 1 डालेगा, तो यानी सेविंग अकाउंट उसका रहेगा। तो ये आर्गुमेंट पास करने के लिए जावा वालों ने हमें ऑप्शन तो दिया, लेकिन तुम लोग इसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखो कि एक यूजर इतनी सारी इंफॉर्मेशन एट अ टाइम कैसे इनपुट करेगा, कि अपनी एटीएम पिन भी डाले, फिर अपना ऐसे डालेगा ना यूजर कमांड लाइन में, पहले एटीएम पिन डालेगा, फिर ऑप्शन 1 चूज करेगा, फॉर एग्जांपल उसके बाद ऑप्शन 2 आया चूज करने के लिए, फिर अपना मनी निकालेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर हिट करेगा, फिर उसके बाद इंटर हिट करेगा, तो यूजर को क्या सिर्फ शो होगा, उसका रिमेनिंग बैलेंस शो होगा और बाकी का पैसा निकल जाएगा। तो बताओ कोई एक यूंड यूजर जिसको इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे लोग होते हैं जो फेमिलियर नहीं होते इन सब चीजों से, तो इतनी चीजें वो कैसे याद करके रखेगा कि ऐसे सिस्टम वाइज डालना, पहले अपना पिन डालना है, फिर स्पेस दबाना है, फिर 1 डालना है, यानी ऑप्शन 1 चूज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि नहीं, कि एट अ टाइम प्रोग्राम में इनपुट देने के लिए कभी कभी आर्गुमेंट का तो यूज करते हैं हम लोग, कभी फॉर एग्जांपल 1 टाइम हमें कभी कोई चीज की जरूरत पड़ गई तो आर्गुमेंट में तो उसकी वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन हमेशा जब भी प्रोग्राम में उसकी जरूरत पड़े, कभी भी डायनेमिकली, कभी ऑप्शन 1 पे चले आए, कभी ऑप्शन 2 पे चले आए, कभी बैक चले आए, तो इसके लिए जावा वालों ने इनपुट के लिए हमको एक क्लास दी है जिसको बोलते हैं स्कैनर क्लास। यहाँ से हम लोग इनपुट लेते हैं। यहाँ से इनपुट क्यों नहीं लेते हैं, ये तुम लोग को पता चल गया। इस स्कैनर क्लास जेडीके 1.5 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जेडीके 1 में नहीं, जेडीके 1.5 में, क्योंकि जेडीके 1 तक उन्होंने आर्गुमेंट से काम चला रहे थे। किससे काम चला रहे थे, आर्गुमेंट से। तो आर्गुमेंट में ये प्रॉब्लम हुई कि एट अ टाइम सारे इनपुट्स हमें देने पड़ेंगे। जब एट अ टाइम सारे इनपुट्स दे देंगे, वो सारे इनपुट्स जावा के प्रोग्राम में इंटर करेंगे
और जहां जहां उस इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी वहां पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो उसके बाद इन्होंने JDK 1.5 पे स्कैनर क्लास इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इस स्कैनर क्लास से हम जावा के एप्लीकेशन में कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं इनपुट? यूजर से। फॉर एग्जांपल एक मेथड के अंदर हमने लिखा है कि पिन को वेरीफाई करना है, एटीएम के पिन को वेरीफाई करना है। तो इसमें हम लोग यूजर से क्या मांगेंगे? इनपुट पिन, यानी कि वो अपनी पिन इनपुट करेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन हम लोग बनाएंगे, कौन सा? चूज अकाउंट का एक मेथड हम लोग बनाए कि उसका सेविंग है कि नहीं है, तो यहाँ पे दोबारा इनपुट हम लोग मांगते। तो ये पूरा डायनेमिक चलेगा। तो जैसे चूज वन करेगा उसके हिसाब से एक नए मेथड पे जाएगा, यानी सेविंग अकाउंट के फिर मेथड पे चला जाएगा इस सेविंग अकाउंट से कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये पूरा डायनेमिक हुआ कि नहीं? अगर फॉर एग्जाम्पल 2 दबाता तो 2 वाले मेथड में जाता, फिर उसको वहां पे एंटर करता, फिर उसके बाद कितना पैसा निकालना है उसके बाद एंटर करता। तो ऐसे जब भी हमको इनपुट की जरूरत पड़ेगी प्रोग्राम में कहीं भी एनीवेयर, तो हम लोग कौन सी क्लास का इस्तेमाल करेंगे? स्कैनर क्लास का। अभी बता रहा हूँ इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, जब तुम लोग वो वाला क्वेश्चन को समझ गए? अच्छा, यूनिट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमको लेंथ पता करना है, तो मैं क्या बोला था, कौन सा फंक्शन करोगे तुम लोग? इसी में आएगा। देखो ये मेथड में जैसे वो पैरामीटर बोला था ना पास करते हैं, तो इसी आर्गुमेंट में वो सारी वैल्यू पास होगी। तो इसी आर्ग्स का हम लोगों को क्या लेना है? लेंथ निकालना है, GTH। उसके बाद L को हम लोग प्रिंट करते हैं। देखो एक डाला तो कितनी हमारी लेंथ आई? एक आई। अच्छा, अभी भी देखो लेंथ कितनी आई? एक आई। अब देखो लेंथ जैसे जैसे इसमें बढ़ाते जा रहा हूँ 5 आई। अब उसके बाद देखो जैसे जैसे यहाँ पे आर्गुमेंट में बढ़ाते जा रहा हूँ उसकी लेंथ देखो बढ़ती जा रही है। समझ गए ना? ये आर्गुमेंट कहाँ से ये रीड कर रहा है, क्योंकि ये जितनी चीजें मैं ये लिख रहा हूँ इसके आर्गुमेंट जितना मैं पास कर रहा हूँ कहाँ पे जा रहा है? ये प्रोग्राम के इसी आर्गुमेंट में आ रहा है, इसी में आ रहा है। ये आर्गुमेंट किस टाइप का है? इसका डेटा टाइप क्या है? इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अब एरे का अगर थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि इंडेक्स बेस्ड होता है, यानी कि 0 इंडेक्स पे क्या क्या चीज है, 1 पे है। ऐसे समझो ये इसको बोलेंगे एरे की लैंग्वेज में, ये 0 पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। तो अगर इसको हम लोग को एक्सेस करना रहेगा सिर्फ इसको, तो कौन से इंडेक्स पे हम लोग जाएंगे? 0 इंडेक्स पे जाएंगे। और 2 को एक्सेस करना रहेगा तो कौन से इंडेक्स पे जाएंगे? 1 इंडेक्स पे जाएंगे। अब हमें 2 यूज करना है फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम में। अब ये तो 2 क्या आया? हमें एज ए स्ट्रिंग मिला। अगर हमको एज ए 2 यूज करना है तो क्या यूज करेंगे? हम लोग पार्सिंग करेंगे इसकी। वो भी करके दिखाएं पार्सिंग? बोलो, पार्सिंग करके दिखाएं? यस सर। जी सर। अच्छा नोट सर करके देखो, दिखाइए। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ 2 को जोड़ने और सी में डालना है, ठीक। अब उसके बाद मुझे पार्सिंग करनी है। बताओ पार्सिंग का मेथड कोई बताओ, किसको याद है? मुझे पार्सिंग करनी है। मुझे इंटीजर 0, डॉट पार्स। हाँ हाँ, किसको याद है अभी तक? बाकी लोग भूल गए क्या? पार्स
और मुझे पहली वैल्यू को पार्सिंग करनी है, तो मैं क्या अभी बताया था, इस पहली वैल्यू की एक्सेस करने के लिए कौन से इंडेक्स पे जाएंगे हम लोग? 0 पे। क्यों इंडेक्स पे जाएंगे? ये एरे, अभी कुछ लोग एरे शायद नहीं पढ़े होंगे जिनकी फर्स्ट टाइम होगी। एरे में जो होता है ना, एरे में जितना डेटा स्टोर होता है उसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स बेस्ड फार्मूला समझो लगाते हैं। और इंडेक्स बेस्ड फार्मूला में क्या होता है, 0 से स्टार्टिंग होती है। तो इस वजह से जो भी पहला डेटा हमारे पास है वो 0 पे स्टोर होगा, दूसरा 1 पे, 2 पे, 3 पे, ऐसे स्टोर होगा डेटा। तो अब हमको फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे हमको एक्सेस करना है, तो हम आर्क्स के किस वाले इंडेक्स पे जाएंगे? 0 इंडेक्स पे जाएंगे। ठीक, उसी तरह से हम बी पे करेंगे, और बी पे करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? 1 पे जाएंगे। अब उसके बाद उसको, अब हमारे ये क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते तो कंकैटिनेशन हो जाता, क्योंकि अभी ये जितनी भी चीजें हम लोग आर्गुमेंट से मिली है वो सारी चीजें स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे हमको फिर से करना पड़ेगा ना कंपाइल। क्यों नहीं ये ऐड हुआ? अच्छा, आर डॉट लेंथ ही प्रिंट हो रहा है, लेंथ प्रिंट हो रहा है। सर प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ है। कंपाइल तो मैंने किया था जावा सी से। अभी भी कंपाइल नहीं हुआ अपनी। अच्छा, 1 मिनट। इसका नाम यूनेरी है, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है, कैसे नाम बदल गया? यूनेरी डॉट जावा। इसके बाद हम लोग को ये जब 10 कहाँ से आ गया? अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ गलती हो रही है, उसकी वैल्यू भी उसी में चली गई थी, फिर से दोबारा इसको करना पड़ेगा। अब ठीक है ना? देखो पार्सिंग करके अब इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करके इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ए लग गया था ऐसे, तो ए की वैल्यू भी उसी में चली जा रही थी बी में। यहाँ पे बताओ किसको नहीं समझ में आया? ये पार्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे तो पार्सिंग करना ही पड़ेगा। सर पास इंट जैसे है अच्छा वैसा एक बताओ, अगर मेथड होता पार्सिंग नहीं किए तो क्या होगा, क्या आएगा कोई बताए? पार्सिंग नहीं किए तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। पार्सिंग नहीं किए तो क्या आएगा? हाँ है। बताओ, वो कौन दोनों क्या एक पूछ रहा साथ आ था? जाएंगे। हाँ, और सर कौन वो क्या दोनों पूछ एक रहा था? साथ आ जाएंगे। सर मैं ये पूछ रहा था कि पार्स इंट जैसे हमारे पास एक मेथड है, वैसे ही रैपर क्लास में एक मेथड होता है इंट वैल्यू। क्या उसका होता है? वर्क क्या है? इंट वैल्यू। वैल्यू ऑफ होता है, सर एक वैल्यू इंट चेक करने वैल्यू। के लिए। अच्छा, इंट जी वैल्यू सर। तो मैं नहीं देखा हूँ, ध्यान में नहीं है मेरे। चलो देख के बता दूंगा। इंट वैल्यू, इंट वैल्यू उसी तरह फ्लोट वैल्यू, ये कह रहे हो क्या? जी जी जी। बट सर वो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं, मुझे समझ में नहीं आया इन दोनों में फर्क क्या है। हमारे पास पार्स इंट है तो हम क्यों इंट वैल्यू का यूज कर रहे हैं? इंटीजर देखो, ये क्या है ना कि वो क्या तुम बता रहे थे, नॉन स्टैटिक? जी जी सर नॉन नॉन स्टैटिक बता रहे स्टैटिक थे है। क्या, नॉन स्टैटिक? मैंने अभी तक जितना शायद बताया है सब वो स्टैटिक वाला ही बताया है सारा ऑपरेशन। नॉन स्टैटिक अभी कहीं पे भी नहीं बताया, क्योंकि उसमें हर जगह फिर रेफरेंस वगैरह आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा।
फिर दिक्कत होगी सबको। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था, वो तो समझ में आया, हम्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि दोनों में फर्क क्या है, इंट वैल्यू में और पार्स इंट में। स्टैटिक नॉन स्टैटिक का होगा कि जब हमें नॉन स्टैटिक की जरूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है नॉन स्टैटिक से ही नॉन स्टैटिक को कॉल करेंगे। उसका जो इंटरनल मेथड लिखा होगा ना, जैसे इसमें हम लोग इंटीजर क्लास से कॉल कर रहे हैं, देखो उसमें जी जी इंटीजर जी। क्लास से कॉल करते थे कि कॉल करते थे कि नहीं, बताओ उसका ये बताओ तो अंदाज नहीं लग जाएगा वो क्या चीज है। नहीं सर, उसका उसका तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट बताओ। बनाएंगे। नॉन स्टैटिक है तो उसका पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डिक्लेयर। हाँ तो फिर, हाँ तो वही चीज है कि वो नॉन स्टैटिक की वजह से एक अलग मेथड लिखना ही पड़ेगा। जावा में हर चीज दो है, एक स्टैटिक है एक नॉन स्टैटिक है, कोई भी चीज सर पढ़ेंगे दो चीज पढ़ेंगे। पार्सेंट सर स्टैटिक है सर और वो अगर नॉन कोई स्टैटिक है। स्टैटिक मेथड है, सर अगर कोई स्टैटिक मेथड है तो क्या हम उसको विदाउट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते? क्लास नेम से, जी इसीलिए हाँ। तो क्लास नेम से कॉल किए हैं इंटीजर से। डायरेक्टली हम अच्छा, कॉल कर सकते हैं स्टैटिक को ना। क्लास, अगर हमारे पास कोई स्टैटिक है तो हम उसे क्लास से भी कॉल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो क्यों सर ये बनाएंगे ये बताओ। ऑब्जेक्ट क्यों बनाओगे जब जब तुम्हारे पास स्टैटिक क्लास है तो डायरेक्टली उसको कॉल करोगे क्लास नेम से। ऑब्जेक्ट बनाओगे अननेसेसरी तुम्हारी एक मेमोरी वो लेगा और हीप एरिया में वो इनिशियलाइज। स्टैटिक जो होता है वो तुम्हारा स्टैक में शायद डिफाइन होता है ना स्टैटिक मेथड। हीप में नहीं जाता है ये, मेथड एरिया में पहले इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, फिर स्टैक एरिया में ये इसका मेथड सारा लिखा जाता है। जी जी जी, स्टैक में और आता है। जब तुम कह रहे हो कि क्या बोलते हैं तुम इसको, वह उससे करोगे ऑब्जेक्ट से ना, फिर बाद में जी तुमको रन टाइम पे तुम हीप एरिया में जाओगे, हीप एरिया में जाओगे तुम तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताओ। वैल्यू कभी कभी वो हो सकती है, गार्बेज कलेक्टर भी सही से यहाँ पे नहीं काम कर पाएगा तुम्हारा। चलिए सर, थोड़ा एक ना बार और डीपली पढ़ेंगे हो क्या तो ऐसा नेक्स्ट कुछ क्लास नहीं में है? यही बता देता हूँ। तुमको ज्यादा कंफ्यूजन है, मुझे मुझे लग रहा है स्टैटिक नॉन स्टैटिक में। नो तो नेक्स्ट नहीं नहीं क्लास इसी की सर, रखता हूँ, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। सर स्टैटिक नॉन स्टैटिक में कंफ्यूजन नहीं है, केवल जो हमारे पास दो मेथड थे, पार्स इंट और इंट वैल्यू, हाँ तो हाँ। उसमें कंफ्यूजन था कि हमने वो बनाया ही क्यों, इंट वैल्यू हमने क्यों बनाया जब हमारे पास पार्स इंट ऑलरेडी अवेलेबल है। बस वो मेरा तो क्वेश्चन था। पार सेंट में बताया हूँ कि स्टैटिक के लिए है, इंट ठीक है सर, वैल्यू ओके। नॉन स्टैटिक के लिए हो सकता है कि नॉन स्टैटिक में आए। मैं मेरे पास वो नोट्स है उसमें आएगा तो मैं देखूंगा। ठीक ओके ना। सर, ओके। ठीक है सर। इसमें बताओ, इसमें वो तो आगे की चीज है, पहले ही आगे मत बढ़ो, और भी बच्चे हैं क्लास में। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या चीज नहीं समझ में आई। कमांड लाइन आर्गुमेंट किसको नहीं समझ में आया। अब कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तुम लोग इनपुट ले लोगे ना प्रोग्राम के अंदर। देखो डायनेमिक इनपुट, फॉर एग्जांपल तुम लोग सम का प्रोग्राम बना रहे हो, तुमको डायनेमिक इनपुट तो मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या बोलते हैं वही एक प्रॉब्लम के साथ मिल रहा है जो एटीएम वाली प्रॉब्लम बताया था। और भी कोई हर एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम आ गई, एक बार यूजर कैसे सारा इनपुट डाल सकता है किसी प्रोग्राम में। एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम के लिए तो ठीक है अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो। बताओ और किसी को कुछ इसमें कंफ्यूजन, इसके पहले ऑपरेटर से बताया था उसमें कुछ कंफ्यूजन। एंड ऑपरेटर कब लगाएंगे, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो बताया था, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है। बाकी अरिथमेटिक तो जैसे मैथमेटिक्स काम करती है वैसे सेम जावा में भी काम करता है। बताओ। ठीक है तब, ये अभी मीटिंग है थोड़ा डिपार्टमेंट की, तो क्लास फिर एंड करता हूँ, तुम लोग कंफ्यूजन नहीं है यस तो। सर, यस सर। ठीक है यस सर। यस सर, ओके। ठीक है